हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवधेश जी के स्टडी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के चर्चा करेंगे। और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी परिचय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका परिचय जानेंगे कि भारतीय संविधान आखिरकार क्या है, कैस मतलब ये कब बना था, कब क्या हुआ था। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं, भारतीय संविधान की जब तीसरी बैठक हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितने दिन लगे थे, तो सभी जानते हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन इसका निर्माण होने में लगे थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो यह है 26 जनवरी सन 1950 को किया गया था लागू, है ना। और यह बन करके तो आपको पता ही है कि 26 नवंबर सन 1949 को तैयार हो गया था, है ना। अच्छा, इसके बारे में हमने ये जाना थोड़ा सा, इसका परिचय। अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा, वह लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के हित के लिए, यानी समाज के हित के लिए और समाज के फ़ायदे के लिए ही किया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई समाजवाद। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की विशेषता है एक लोगों के लिए न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? भारत में न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है और ये निचले सदन से लेकर उच्च सदन तक बनी हुई है, जैसे कि जिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर करता है या आक्रमण करता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, या लड़ाई झगड़ा होता है, तो वह कोर्ट में जा सकता है और उसकी एफआईआर करा सकता है। यदि उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी लगा सकता है और वहाँ से उसको न्याय पक्का मिलता ही है। और ये कोर्ट जो भी न्याय करते हैं, सारे जितने भी न्यायालय हैं, जो भी न्याय करेंगे, ये इनका दिया हुआ फैसला सबको मानना ही पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि यह किसी के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है। ये स्वयं अपने आप से फैसला लेते हैं और ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वो अपने आप में स्वतंत्र है। वो जो भी फैसला लेगी वो अपने से ही लेगी, वो किसी के अधीन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता, देखिए, हमारे देश में कोई भी धर्म स्पेशल नहीं है। ठीक है। सभी धर्मों को स्वयं माना जाता है, एक जैसा माना जाता है, एक समान माना जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में देखते हैं आप लोग, पाकिस्तान में एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम धर्म को ही मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में मुस्लिम हिंदू हो सकता है, हिंदू ईसाई हो सकता है, ईसाई सिख हो सकता है। तो कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रह सकते हैं, मुस्लिम बनना चाहें तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? यदि हम भारतीय हैं और हमारे पास भारत का आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड मान लीजिए, जैसे कि यदि आधार कार्ड हमारा है तो पूरे इंडिया में हम कहीं भी घूमें एक ही आधार कार्ड चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम यूपी के हैं तो दिल्ली में हैं और वो दिल्ली में मान्य नहीं होगा, या आप बिहार के हो तो आप हमारे यूपी में आ रहे हो या फिर दिल्ली में कहीं भी जा रहे हो, मतलब तो आपका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह मान्य होगा और एक ही आधार कार्ड चलेगा। उदाहरण के साथ और समझते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपका बना हुआ है तो वो भी पूरे देश में अपने में वैलिड होता है। हर जगह आपका ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता होगी। तो ये मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि हम भारत में रहते हैं तो भारतीय कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो इंडिया का एक ही होता है। जो भी होगा, किसी भी राज्य में आप चले जाओ, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप भारत के नहीं हो, क्योंकि उस पर लिखा होता है सब कुछ।
इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है मौलिक अधिकार। आपको मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट मौलिक अधिकार है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो ये कुछ उदाहरण के सहित हमने बताया। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। पहले 7 थे, अब एक हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात की गई है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में इनकी उल्लेख किया गया है इनका, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका वेस्ट मत अधिकार। वेस्ट मत अधिकार क्या होता है? वेस्ट मत अधिकार होता है कोई भी व्यक्ति यदि 18 साल से ऊपर है तो वो वोट डाल सकता है और वो चुनाव भी लड़ सकता है अपने आप से, उसको कोई नहीं रोक सकता यदि वो भारत का नागरिक है तो, ठीक है। पहले हमारे देश में था कि 21 साल का रूल था, लेकिन ये फिर हटाने के बाद में इसको हटा दिया गया और फिर 18 साल कर दिया गया। तो इसके बाद में आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? देखिए, हमारे भारत में सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। भारत सरकार सभी को कोई भी काम करेगी तो सभी के लिए एक जैसा ही करेगी, यानी कि सबको समान समझा जाता है। कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, धर्म को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा यहाँ पर कि हम मुस्लिम हैं आप हिंदू हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी समान समझा जाएगा, एक जैसा ही दर्जा दिया जाता है हमारे देश में। इसके बाद में आता है आपका राज्य नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए? भारतीय संविधान में वो जब ये इनको जोड़ा गया था तो ये आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। राज्य नीति निर्देशक तत्व की बात करें, अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि ये किस देश से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। और ये होता क्या है, देखिए उदाहरण के लिए हम समझें कि पहले अभी कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में जब जो पास आउट हुए थे अच्छे नंबरों से, तो उनके लिए क्या किया था यूपी सरकार ने, जो 12th वाले थे उनको टैबलेट दिए थे, सॉरी लैपटॉप दिए थे, और जो 10th वाले थे उनको टैबलेट दिए थे, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि राज्य में जो असमानता होती है ना, उनको दूर करती है सरकार, है ना। अपने अपने राज्यों को विकास करती है, अपने अपने राज्यों का, और जो असमानता फैली हुई होती है उसको हटाती है। तो ये राज्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनको ऐसे आप पॉइंट में लिख सकते हो। और इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? देखिए, जो भी हम अपने भारत में रह करके, यानी कि हम अपने देश में रह करके जो भी कार्य करते हैं तो हम अपने आप से करते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं अब और कोई भी काम करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, जैसा मर्जी हम वैसा काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप संविधान का उल्लंघन ही कर दो। संविधान के अनुसार जो, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मुझे पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, मुझे कोई रोक नहीं सकता वीडियो बनाने से, क्योंकि मैं गलत वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो ये स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि अपना कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि अच्छा कार्य कर रहे हो तो उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको, चाहे आप कुछ भी करो, आप किसी के गुलाम नहीं हो, अपने आप में एकदम स्वतंत्र हो, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है? देखिए, समानता का अधिकार होता है भारत में सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि जन्म के आधार पर समानता। जब भी हमारे देश में किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति का अगर बच्चा पैदा होता है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या फिर मुस्लिम धर्म से हो या फिर ईसाई धर्म से हो या सिख धर्म से हो, तो बच्चे मतलब बच्चे ही होते हैं, उनको एक ही जैसा समझा जाएगा, ठीक है। और समानता के अधिकार की चर्चा की गई है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में ये समानता के अधिकार की चर्चा की गई है।
ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य जानते ही हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो किया गया है वो मतलब 11 हैं मौलिक कर्तव्य। और उदाहरण के लिए हम समझें तो हमें मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रगान का पालन करना, सम्मान करना, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ऐतिहासिक मानचित्र जो हैं उनका सम्मान करना। तो ये कुछ हमारे कर्तव्य हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। तो यही सब हैं। तो जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएंगे और आप लिख पाएंगे। तो हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।